नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सियासी संग्राम में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम सियासी संग्राम में बात कर रहे हैं मुंबई में आयोजित टीम इंडिया की बैठक की। जी हाँ, टीम इंडिया की बैठक की तैयारी को लेकर अब अंतिम दौर में समीक्षा चल रही है और आज भी तमाम टीम इंडिया के जो नेता हैं वो उस बैठक में शामिल रहे। शरद पवार भी उस बैठक की अध्यक्षता उन्होंने की है। और जो खबर आ रही है, खबर ये आ रही है कि टीम इंडिया का लोगो 31 तारीख को जारी होगा और लोगो जारी करने का जो कार्यक्रम काफ़ी वृहद स्तर पर उसकी तैयारी चल रही है। मतलब जिस तरीके से वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट शुरू होने से पहले शील्ड एक जारी होता है ना, कई देश के कप्तान आके उसको जारी करते हैं। कभी कभी इंडिया में हो रहा है तो इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान ही उस को जारी करते हैं। ठीक उसी तरीके का लोगो जारी होगा 31 तारीख को, ये खबर आ रही है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मुंबई की बैठक में कन्वेनर के लेकर जो बातें चल रही हैं वो अंतिम रूप से कन्वेनर की भी घोषणा की लगभग सहमति बन चुकी है। कांग्रेस ने भी इसको लेकर हामी भर दिया और मुख्य तौर पे वो सहमति बनती हुई दिख रही है। कन्वेनर नीतीश कुमार बनेंगे, ये भी लगभग तय हो चुका है। और चेयरपर्सन को लेकर सोनिया गांधी या शरद पवार, इसको लेकर चर्चा भी चल रही है। शरद पवार और अजीत पवार के बीच जो चीजें चल रही हैं, पहली बार कांग्रेस ने भी और शिवसेना ने भी कहा कि इनका पार्टी का अंदरूनी मामला है और उस मामले से हम लोगों को कोई वास्ता नहीं है। मतलब समझ लीजिए कि ये बयान ही अपने आप में काफी है कि शरद पवार जो खेल खेल रहे हैं उस खेल को अब कांग्रेस भी समझने लगी है और शिवसेना भी समझने लगी है। मतलब अभी मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जो चीजें आ रही हैं, मतलब खेला हो गए ये चीजें। अब दोनों पार्टी के जो सीनियर नेता हैं उन तक ये बातें समझ में उनको आ गया है कि शरद पवार चाह क्या रहे हैं और शरद पवार की राजनीति महाराष्ट्र में किस दिशा में जा रही है, ये लगभग स्पष्ट हो चुका है। इसलिए पार्टी में टूट की बात, पार्टी में विधायक किनके साथ में है, किनके साथ सिंबल रहेगा, ये सारी चीजें अभी टलती रहेंगी आने वाले समय तक, लोकसभा के चुनाव तक। ये आप देखते रहिए, दिसंबर में बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी इन राज्यों के चुनाव के साथ। और एक और जो बड़ी खबर आ रही है उस बैठक को लेकर कि बिहार सहित कई राज्यों में किन सीटों पर कितने सीटों पर कांग्रेस, कितनों पर राजद, जदयू, सीपीएम, कांग्रेस, ममता बनर्जी, झारखंड में भी कितने सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद और जदयू। खबर ये आ रही है कि एक सीट हेमंत सोरेन नीतीश कुमार के लिए और एक सीट आरजेडी के लिए छोड़ रहे हैं। कांग्रेस भी इसको लेकर सहमत है कि गिरिडीह सीट जदयू चुनाव लड़ सकती है और फाइनली जो वहां का सीट है, क्या कहते हैं आपको, चतरा का सीट, वो सीट राजद को दिया जा सकता है। ये दोनों सीटों पर लगभग सहमति बनती जा रही है। और इसके इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिन बातों पर सहमति बनती दिख रही है कि फूलपुर में नीतीश चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। हालांकि कल पूरी तौर पर कह दिया गया, उनके श्रवण कुमार यूपी के प्रभारी हैं और हर सैटरडे संडे उनकी ड्यूटी है यूपी में लोगों के बीच जाना, लोगों के बीच मिलना। आज वो फूलपुर पहुंचे थे और फूलपुर पहुंचने के बाद वहाँ कई जगह पे, कई कुर्मी बहुल इलाके में उन्होंने लोगों से बातचीत की है, लोगों के घर गए, लोगों से घंटों मिले हैं। वो जो मुलाकात की जो चीज़ें होती है, घर टू 1-to-1 कैंपेन वाली बात, वो तस्वीरें भी, कुछ तस्वीर आई है। श्रवण कुमार वहाँ बैठकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों का मन टटोल रहे हैं कि झारखंड, बिहार और यूपी, इन 3 राज्यों में कुर्मी की जितनी संख्या है, अगर सब लोग, हम लोग सिर्फ इन 3 राज्यों में एक साथ खड़े हो जाए तो बहुत सारी चीजें बदल सकती है। ये इस लाइन पे काम चल रहा है। अशोक चौधरी को झारखंड की जिम्मेवारी है और श्रवण कुमार को यूपी की जानकारी है। वो पहले से डटे हुए हैं, उनको वो वहाँ का प्रभारी भी बनाया गया है। ये सारी चीजें चल रही है और इसको अंतिम मोहर मुंबई के बैठक में लगेगा, ये अब तय हो चुका है।
तो सीटों का बंटवारा, कौन कहाँ से लड़ेगा, पार्टी का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा, पार्टी का लोगो क्या होगा, मतलब टीम इंडिया का लोगो क्या होगा। सभी पार्टियां अपने अपने सिंबल से चुनाव लड़ेगी, ये भी लगभग तय हो चुका है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात हम बार बार कह रहे हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर चर्चा होनी बाकी है, क्योंकि आप यूपी में देख रहे हैं, यूपी में टीम इंडिया ने उपचुनाव में एक ही उम्मीदवार मैदान उतारा और बाकी कांग्रेस ने भी उनका समर्थन किया है और लोकदल जो जयंत चौधरी की पार्टी है वो भी उसको समर्थन किया है। मतलब अब राज्य चुनाव में भी आपस में कोऑर्डिनेशन हो, आपस में टीम इंडिया साथ चुनाव लड़ते हुए दिखे, तो ये बड़ी खबर एक तरह से मान सकते हैं। और इसका असर आने वाले जो 4 राज्यों का चुनाव है, जिन राज्यों में कांग्रेस से सीधे बीजेपी से उनका सामना है, उन राज्यों पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। ये चीजें अब दिखने लगी है और ये चीजें मुंबई की बैठक में भी अब लगता है कि प्रमुखता से चीजें सामने आएंगी, क्योंकि अगर इन राज्यों में जो चुनाव हो रहा है उस राज्यों में अगर चुनाव पर मजबूती से अगर लड़ाई नहीं हुई तो फिर राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ये ओवरऑल सारी चीजें जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है और जिन राज्यों में चुनाव हो चुका है वहां के नेताओं का सहमति लगभग बन चुकी है कि हम लोग 2023 में जो विधानसभा का चुनाव है उन चुनाव में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पर भी अब मनन और बैठक में हमें लगता है कि चर्चा हो सकती है। अलावा जो चीजें हैं जिन पर चर्चा होनी है, ईडी को लेकर, सीबीआई को लेकर जिस तरीके से लगातार घेराबंदी हो रही है, आप देख ही रहे हैं हेमंत सोरेन को बार बार नोटिस दिया जा रहा है। कल हेमंत सोरेन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। उन्होंने कहा है कि हम हाजिर होने के लिए हमें क्यों बार बार इस तरीके से प्रेरित किया जा रहा है, हम लोगों को क्यों बार बार ये चीजें कही जा रही है। ये इन बातों पर भी लगातार जो हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है, विपक्षी पार्टियों की तरफ को ईडी और सीबीआई जिस तरीके से दबाव बना रहे हैं, उन सब मसलों पर भी टीम इंडिया चर्चा करेगी। लेकिन इस पर क्या हो सकता है, क्या स्टैंड लिया जाए, क्योंकि सीबीआई के मामले पर तो कई राज्यों ने प्रवेश पर उन्हें ये लगा दिया है, रोक लगा दिया है। अब खबर ये आ रही है कि इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट एक बनने जा रहा है, तो सीबीआई के आप प्रवेश पर रोक लगा दे रहे हैं, क्योंकि वो दिल्ली पुलिस के सहारे उसकी स्थापना हुई थी, उसका पूरे देश में दायरा नहीं है और इस दायरे की वजह से उनको रोक लगाया जा रहा है। अब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के माध्यम से एक अलग तरीके से उसका क्षेत्र पूरे भारत में जिस तरीके से एनआईए का है, ईडी का है, उसी तरीके से सीबीआई और सभी एजेंसियों, केंद्रीय एजेंसी का पूरे भारत वर्ष में सीधा हस्तक्षेप का अधिकार मिले। ये सब सारी चीजें चल रही हैं, उनका क्या असर पड़ सकता है क्षेत्रीय दलों पर, ये भी बैठक के एजेंडे में तय होगी, क्योंकि आने वाले समय में कई तरह की समस्याएं खड़ी हो सकती है। ऐसे में हर दल के बड़े नेता जेल के अंदर रहें, उस दौरान उनके किस तरीके की तैयारी हमें करनी है, पार्टी का सेकंड लाइन को किस अंदाज में मजबूती के साथ खड़ा करना है, क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री पर तो तलवार लटक रहा है और वो उनकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। इसी तरीके से केजरीवाल पर भी तलवारें लटक रही हैं, किसी भी समय केजरीवाल को भी तिहाड़ जेल भेजा जा सकता है। ये स्थिति है। मायावती इस वजह से चुप है। बिहार में भी लालू यादव को लेकर कोशिशें चल रही है कि लालू यादव को किसी न किसी मामले में किसी स्तर पर उनको जेल के अंदर चले जाए। तो टीम इंडिया के सामने ये भी एक बड़ी चुनौती है और इन तमाम चुनौतियों को लेकर कह सकते हैं कि आमने सामने वाली स्थिति बनती जा रही है। और इसमें क्या हो सकता है, वो बैठक में जो 31 तारीख को जिस दिन लोगो जारी होगा उस दिन बैठक का मुख्य एजेंडा में कहा यह जा रहा है कि ये भी एक एजेंडा है कि कैसे हम उसको कंट्रोल करें, जो स्थिति बनेगी उस स्थिति को कैसे हम नियंत्रण में करें। क्योंकि बड़े नेता अगर जेल जाने शुरू हो गए, उस तरीके से ईडी और सीबीआई उनको जेल भेजना शुरू कर दिया, उसको काउंटर अटैक कैसे किया जाए, क्योंकि मुख्य नेता के जेल के जाने के बाद पार्टी को बचाए रखना बड़ी चुनौती होगी, चाहे केजरीवाल हो चाहे हेमंत सोरेन हो, बहुत मुश्किल होगा उसको बचाए रखना। तो उसको कैसे बचाए रखा जा सकता है और उसके लिए टीम इंडिया के जो अलग अलग दल हैं वो दल उनको कैसे मदद पहुंचा सकता है, उस अवसर इस मौके पर कैसे हम एकजुटता दिखाई जाए, ये सारी चीजें भी उस बैठक में चर्चा होगी। क्योंकि कांग्रेस को ये बातें पता
चल चुकी है, या मीडिया में भी ये खबरें आ रही हैं कि मोदी अब टीम इंडिया पर बड़े ऑपरेशन के मूड में है, क्योंकि जो चीज़ें आ रही हैं, आपको खास करके सर्वे रिपोर्ट जो आ रहा है, बिहार में भी लगातार स्थिति बदलती जा रही है, बंगाल में बदलती जा रही है, महाराष्ट्र में बदलती जा रही है, कर्नाटक में बदलता हुआ दिख रहा है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सारी जगहों पर सर्वे जो 3 महीने पहले जो सर्वे थी और आज क्लोज फाइट होता जा रहा है। राष्ट्रीय फलक पर भी वोटिंग परसेंटेज का अंतर सिर्फ अब 2% का रह गया, 43% 41% पे आ गया। कुछ भी हो सकता है। ऐसे में टीम मोदी के पास सिवाय इन टीम इंडिया के कैप्टन जो अलग अलग राज्यों में हैं उनको जेल भेजने के अलावा उनके पास और कोई राजनीतिक विकल्प नहीं बचता है। ये टीम इंडिया के जो सीनियर खिलाड़ी हैं, तो कांग्रेस के जो लोग हैं, ये लोग ये समझते हैं। तो इस बैठक में उस पर भी फोकस होगा। और महाराष्ट्र में जिस तरीके से मतभेद के बावजूद भी किस तरीके से तोड़ जोड़ चला है, देखिए ठाकरे की भी पार्टी को तोड़ दिया, पवार की पार्टी को भी तोड़ दिया, लेकिन पवार ने उस घटना को किस तरीके से ले रहे हैं। और जो बार बार कह रहे हैं कि अजीत पवार तो मेरा घर का मसला है, अजीत पवार थोड़ा मनभेद थोड़ी हुआ है। मतलब बीजेपी को और अजीत पवार को डिस्क्रेडिट कर दिए सिर्फ इतना ही बयान से। अब दोनों अब देखें आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि मुंबई की बैठक में टीम इंडिया का वो सारी चीजें सामने आपको दिखेगी, जिसके सहारे 2024 का जो चुनाव है वो चुनाव लड़ा जाएगा। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा, संवैधानिक संस्थानों को लेकर भी क्या राय बनती है, तमाम तरह की चीजों पर अलग अलग राज्यों में इस पर मंथन चल रहा है। और सारे लोग एक साथ 31 और 1 तारीख को जुटेंगे, तो बड़े बदलाव के साथ आपको 1 तारीख को टीम इंडिया दिखे। और वो भी बदलाव इस दिशा में कि हम बीजेपी से मजबूती के साथ लड़ सकेंगे।